Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain recursion in Python. Recursion एक प्रकार से फंक्शन होता है, यानी जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है, कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करने लगे तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। तो उसी की चर्चा करनी है हमें। देखिए, रिकर्सन refers to a programming technique in which a function calls itself either directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी कॉल कर सकता है। जैसे डायरेक्टली मतलब क्या है, जैसे एक ए फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, दूसरा क्या है ए बी को कॉल करे, बी फिर ए को कॉल कर ले, तो इट्स कॉल्ड इनडायरेक्टली। तो ये भी रिकर्सन होगा। तो क्या होगा, ए बी फंक्शन को कॉल करे, बी फंक्शन फिर ए को कॉल कर ले, तो ये भी एक रिकर्सन हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट रिकर्सन होगा। और जब ए को ही कॉल करेगा तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्सन। तो अब जब रिकर्सन होगा तो रिकर्सन वहां पास होगा, तो जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करने लगेगा तो क्या होगा, एक लूप चल जाएगा। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक लूप चल जाएगा। तो जहां पर लूप पॉसिबल है, जहां पर लूप पॉसिबल है वहां रिकर्सन पॉसिबल है। इन प्लेस ऑफ लूप वी कैन यूज रिकर्सन। लूप हटा दीजिए और रिकर्सन लगा दीजिए। तो लूप में हम फॉर लगाएंगे या व्हाइल लगाएंगे। यहां पर क्या होता है, हम व्हाइल या फॉर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ से कंडीशन चेक करेंगे, इफ एल्स या इफ एलिफ। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, तो क्या होगा। तो उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो देखिए, तो क्या है, रिकर्सन refers to a programming technique in which a function calls itself either directly or indirectly। Recursion is a technique for solving a large computational problem by repeatedly applying the same procedure to reduce it to successively smaller problem। A recursive procedure has two parts। रिकर्सन में दो पार्ट होते हैं, एक बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है। बेस केस इज आल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग केस। स्टॉपिंग यानी बेस केस में वो चीज होती है जो नोन होती है, जो पता होता है हमें कि ये यही होगा, तो वो बेस केस में होती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग केस। यानी अगर हम किसी फंक्शन अपने आप कॉल करेगा, अगर हम रोकेंगे नहीं तो क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाएगा। तो उसको रोकना है तो हमें बेस केस लगाना पड़ेगा। अगर बेस केस नहीं है तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो बेस केस इज कंपल्सरी। अगर फंक्शन अपने आपको कॉल करता रहे, कोई कंडीशन ही ना हो रोकने की, तो क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो उस कॉलिंग को हमें रोकने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टॉपिंग केस और बेस केस। तो दो केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं, एक है हमारा बेस केस और स्टॉपिंग केस, दूसरा है रिकर्सिव केस और इंडक्टिव केस। तो बेस केस क्या है, द बेस केस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी नो हाउ टू सॉल्व एंड इज द केस दैट कॉजेज द रिकर्सन टू एंड। जब रोकना होता है रिकर्सन को। in other words, it is the case whose solution is pre-known either as a value or formula and used directly without computations। The base case is a recursive program must be reachable। यानी बेस केस रिचेबल होना कंपलसरी है। अगर रिचेबल नहीं होगा तो एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। इसलिए बेस केस है वो रिचेबल भी होना चाहिए, वो उसकी कंडीशन मिलनी भी चाहिए, तभी ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप चल जाएगा।
दूसरा क्या है, रिकर्सिव केस। द रिकर्सिव केस इज द मोर जनरल केस ऑफ द प्रॉब्लम we were to trying to solve using recursive call to same function। तो अब इसमें क्या होता है, रिकर्सन और लूपिंग में डिफरेंस क्या है। जब हम लूप चलाते हैं तो एक ही मेमोरी में वैल्यू चेंज होती है। जो हमारा वेरिएबल होता है लूप का, उसकी वैल्यू जो चेंज होती है वो एक ही लोकेशन पे, एक ही मेमोरी लोकेशन में चेंज होती है। एक वैल्यू जब दूसरी जाती है तो पहली वाली वैल्यू क्या होती है, इरेज हो जाती है। पहली वैल्यू क्या होती है, इरेज हो जाती है। तो मेमोरी कम लेता है, स्पेस ज़्यादा, तो मेमोरी कम लेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है, एक ही मेमोरी पे वैल्यू चेंज होने से क्या होता है, पुरानी वैल्यू हमारी डिलीट हो जाती है। एक बार में एक ही वैल्यू उस समय उस मेमोरी में रहती है। लेकिन इन रिकर्सन जितनी बार हम फंक्शन कॉल करेंगे उतने बार अलग अलग मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, और जब जिस लोकेशन की ज़रूरत है उसको हम ले लेंगे। तो हमारी कोई भी वैल्यू गायब नहीं होती, तो स्पीड तो स्लो हो जाती है लेकिन कोई भी वैल्यू गायब नहीं होती। इससे क्या होता है, जब जैसी ज़रूरत हो वैसा हम कर लेते हैं। तो इसलिए अगर इसका एडवांटेज कहें तो हमें सारी वैल्यूज रहती हैं, ये एक एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज कहें तो क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, हर कॉलिंग में नई मेमोरी लेता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये डिसएडवांटेज है। तो देखिए, अब जैसे हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, अब फंक्शन में बनाए हैं तो उसमें आपको ये सोचना है कि देखिए दो केस होंगे, एक बेस केस होगा, स्टॉपिंग केस होगा, बेस केस और स्टॉपिंग केस, और एक रिकर्सिव केस होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम दी जाए तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम में हमें देखना होगा कि लूप कहाँ है। लूप कॉन्सेप्ट ले आइए, रिकर्सन लग जाएगा। अगर लूप कॉन्सेप्ट नहीं है तो रिकर्सन में प्रॉब्लम है। तो लूप कॉन्सेप्ट जरूरी है रिकर्सन के लिए, क्योंकि लूप में चलता है। तो अगर लूप कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको लूप कॉन्सेप्ट लाइए और रिकर्सन लगा दीजिए। इन प्लेस ऑफ लूप वी कैन यूज रिकर्सन। और अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, और प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है, तो सीधा वर्क करेगा, सेम ऑर्डर में वर्क होगा। और अगर कॉलिंग पहले है और प्रोसेस बाद में है तो वो प्रोसेस चला जाता है स्टैक में। इसलिए रिकर्सन मैंने बाद में पढ़ाया है, स्टैक पहले बताया है। तो ये कहाँ चला जाता है, स्टैक में। और स्टैक में कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है, उल्टा वापस आती है। लीफो कॉन्सेप्ट चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लौटेगा। तो अगर कॉलिंग पहले है, प्रोसेस बाद में, एक ही ब्लॉक में, तो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करेगा। और अगर एक ही ब्लॉक में कॉलिंग बाद में है, प्रोसेस पहले है, तो सेम ऑर्डर में वर्क करेगा। इसका एग्जांपल अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब जैसे हमने कहा, राइट रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। तो अब दो नंबर है ए और बी। अब इसमें हमें सोचना है कि ए और बी में कैसे लूप कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएं। तो ए इंटू बी है, अब यहाँ समझ में आना चाहिए कैसे लाए। तो उसका तरीका क्या है, ए इंटू बी को दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। क्या, ए इंटू बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ए बी टाइम्स। यानी लूप कॉन्सेप्ट आ गया। क्या हुआ, लूप कॉन्सेप्ट आ गया। ए को बी बार ऐड करेंगे, लूप आ गया। अब हम रिकर्सन लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले हम स्टॉपिंग केस सर्च करेंगे, सोचेंगे, फिर रिकर्सिव केस सोचेंगे। जब ऐसा सोच लेंगे तो वही केस लगा देंगे, हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए, तो आप देखिए ये क्या है, ए इंटू बी 0 होता है। कब, बिल्कुल नोन है ये, जब बी की वैल्यू 0 होगी। जब बी की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन पे ए इंटू बी 0 होगा। कुछ लोग कहेंगे ए की वैल्यू भी 0 हो तब भी तो हो सकता है। तो एक ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 है और बी 5 है तो 0 5 टाइम्स जोड़ें तब भी 0 ही आता है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक ही चेक करते हैं। ठीक है, मान लिया ए 0 हो और बी 5 हो तो 0 5 टाइम जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बी को ही चेक करेंगे।
ए की वैल्यू चेक करेंगे। तो इसलिए क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो इफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल नोन है, इसलिए इसको स्टॉपिंग केस में लगाया कि बी अगर जीरो है तो ए इंटू बी जीरो होगा। और दूसरा है क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, कब, जब बी वन हो, तो ये भी नोन है। दोनों कंडीशन नोन है कि जब बी जीरो होगा तो ए इंटू बी जीरो होगा, और बी जब वन होगा तो ए इंटू बी ए होगा। ये बिल्कुल नोन है, इसलिए बेस केस में लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, बेस केसेस हो गए। और ए इंटू बी क्या होगा, ए प्लस ए इंटू बी माइनस वन, कब, इफ ए बी मोर देन वन, जब बी मोर देन वन होगा तो क्या होगा, ए प्लस ए एक बार प्लस हो गया तो बी, अब बी टाइम ऐड हो रहा था तो कितना टाइम होगा, बी माइनस वन टाइम ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी माइनस वन। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव केस हो गया। इसको एग्जाम्पल देखें, 3 इंटू 5, इसको आप ले सकते हैं 3 प्लस 3 इंटू 4, बिल्कुल सही है। और 3 इंटू 4 को क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 को क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 को क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 को क्या ले सकते हैं, 3, क्योंकि अब लिखा है आपके पास कि अगर 1 होगा तो ए हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 5 टाइम ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब ये हमने आपको दिखा दिया कि बेस केस निकल के आया, ये रिकर्सिव केस, इसको आप फंक्शन लगा दीजिए, हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, डेफ प्रोडक्ट एक फंक्शन नाम लिया उसका, और दो पैरामीटर पास किए ए और बी। तो पहले चेक कर लिया, दो स्टॉपिंग केस लगाया। पहले क्या है, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो है तो रिटर्न जीरो, वही बताया मैंने कि बी, अगर बी जीरो है तो क्या आएगा, जीरो आएगा तो रिटर्न जीरो। एलिफ बी इज इक्वल टू वन, रिटर्न ए। एलिफ बी मोर देन वन, तो क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट, क्या है, ए प्लस, फिर अब अगला जो फंक्शन हमारा किसके लिए कॉल होगा, हमारा जो फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन किसके लिए बना है, ए इंटू बी के लिए। और हमें चाहिए क्या, ए इंटू बी माइनस वन, तो ए की जगह ए पास कर देंगे और बी की जगह बी माइनस वन पास कर देंगे। तो वही कर किया हमने, एक जगह ए, बी की जगह बी माइनस वन पास कर दिया और ए प्लस इधर आ गया। ये हमारी आदत है कि जब आप कभी कभी कोई निगेटिव वैल्यू दे देता है तो क्या करेगा, ऐसा कर देंगे तो माइनस वन रिटर्न हो जाएगा, ये हैंग नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हैंग कर सकता है। तो इसलिए हम ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जिससे हैंग ना करे। तो ये है, इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए, एज्यूम करिए कि हमने यहां मेन से चलेगा x लिया, x हमने लिया 3 और y जो लिया वो 4 लिया, y क्या लिया, 4 लिया। अब प्रोडक्ट फंक्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू कहाँ जाएगी, a में, और y की वैल्यू कहाँ जाएगी, b में। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 4। अभी फंक्शन कॉल होगा तो चेक करेगा b इक्वल 0 है, नहीं है, b इक्वल 1 है, नहीं है, तो b मोर देन 1 है, तो क्या होगा, a प्लस, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो क्या होगा, ये एक स्टैक बनेगा, क्या जाएगा, a यानी a का मतलब 3 जाएगा, प्लस प्रोडक्ट फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की जगह a जाएगा, b की जगह क्या जाएगा, b माइनस वन, तो b को 1 से घट जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर चेक करेगा b 0 है, नहीं है, b 1 है, नहीं है, b मोर देन 1 है, तो फिर क्या होगा, रिटर्न a, तो फिर यहाँ स्टैक में चला जाएगा 3। फिर फंक्शन कॉल होगा a की जगह a, b की जगह b माइनस वन, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर फंक्शन चेक करेगा, b 0 है, नहीं है, b 1 है, नहीं है, b मोर देन 1 है, तो a, तो क्या हो जाएगा, a स्टैक में जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, a की जगह a, b की जगह माइनस वन, b माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा b 0 है, नहीं है, b 1 है, तो रिटर्न a होगा। किसको रिटर्न हो करेगा, इतने की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ क्या रिटर्न करेगा, a यानी 3। अब जब ये फंक्शन से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, फंक्शन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जो प्रोसेस है वो करके निकलेगा।
तो प्रोसेस क्या है, प्लस है, तो 3 + 3 + 3 + 3 ऐड करके निकलेगा, तो क्या आएगा, 3 को 4 टाइम ऐड करेगा तो क्या आएगा 12। 12 किस में स्टोर होगा, आके पी में स्टोर होगा। जो रिटर्न होके वैल्यू आएगी तो हमारी वैल्यू किस में रिटर्न होके आएगी, पी में। पी की वैल्यू क्या आएगी 12 हो जाएगी। जब प्रिंट करेंगे तो क्या लिख के आएगा, आउटपुट प्रोडक्ट इज 12। तो ये हमारा ये वर्क करेगा, इस तरह काम करता है। अब दूसरा देखिए क्या है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ए रेस पा बी, ए की पावर बी। अब यहां पर ए की पावर बी है, यहां भी हम लूप कॉन्सेप्ट को सर्च करें तो क्या है, ए रेस पा बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए बी टाइम्स, वही जहां प्लस करे तो वहां मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या होगा, ए रेस पा बी इक्वल टू 1 कब होगा, जब बी 0 हो। ए रेस पा बी इक्वल टू 1 जब बी 0 हो। ए रेस पा बी इक्वल टू ए इफ बी इक्वल टू 1। ये बिल्कुल नॉन कंडीशन है, ये बेस केस में जाएगा तो बेस केसेस हो गए। फिर ए रेस पा बी क्या होगा, ए इंटू ए रेस पा बी माइनस 1, ए इंटू ए रेस पा बी ए बी माइनस 1, कब बी मोर देन 1 हो, तो रिकर्सिव केस हो गया ये। तो अब इसको एग्जांपल से देखिए, 2 रेस पा 3 मान लिया है तो क्या होगा 2 इंटू 2 रेस पा 2, और 2 रेस पा 2 क्या होगा 2 इंटू 2 रेस पा 1, और 2 रेस पा 1 क्या हुआ 2, तो क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। 2 रेस पा 3 वही 8 होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका फंक्शन बनाया डेफ पावर ए कॉमा बी। अब वहाँ पहले बेस केस लगाया तो क्या लिखा, इफ बी इक्वल टू 0 क्या रिटर्न वैल्यू आ रही 1, तो रिटर्न 1 कर दिया। एंड इफ बी इक्वल टू 1 तो क्या रिटर्न हो रहा है, वैल्यू आ रही ए, तो रिटर्न कर दिया ए। फिर एलिफ बी मोर देन 1 तो ये वाला फंक्शन ए इंटू और ये ए की पावर बी माइनस 1। ये फंक्शन किसके लिए है, ए की पावर बी के लिए है, तो ए की जगह ए और बी की जगह बी माइनस 1 पास कर देंगे। और वही चीज कंडीशन रिटर्न -1 कब, जब कोई निगेटिव वैल्यू दे दे, तो उसकी से बचने का तरीका हमारा है कि हैंग न करे। अब ये वर्क कैसे करेगा, मेन से एक्स और वाई से वर्क करेगा। अब इसको देखिए, एज्यूम करिए कि हमने एक्स की वैल्यू ले ली 2 और y की वैल्यू ले ली 4। ठीक, अब वहां से फंक्शन कॉल होगा, पावर x की वैल्यू चली जाएगी a में, तो a में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप यहां आएंगे, चेक करेगा बी 0 है नहीं है, बी 1 है नहीं है, बी मोर देन 1 है, तो क्या होगा ए, तो ये चला जाएगा स्टैक बनेगा एक, क्या जाएगा ए की क्या है 2 चला जाएगा, और फंक्शन कॉल होगा तो ए में ए जाएगा, बी में क्या होगा बी -1 जाएगा, तो बी को ले घट जाएगी, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर चेक करेगा बी 0 है नहीं है, बी 1 है नहीं है, बी मोर देन 1 है, तो ए चला जाएगा स्टैक में। फिर पावर फंक्शन कॉल होगा, ए की जगह ए, बी की जगह बी -1, तो बी को ले घट जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर चेक करेगा बी 0 है नहीं है, बी 1 है नहीं है, बी मोर देन 1 है, तो फिर ए की जगह यहाँ ए 2 जाएगा, और पावर फंक्शन कॉल हो जाएगा ए वही रहेगा, बी -1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा बी 0 है नहीं है, बी 1 है, तो रिटर्न ए, किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ए क्या है 2। इनके बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, जब लौटेगा इस पूरा फंक्शन की वैल्यू लेके, तो क्या लौटेगा जो फंक्शन लगा हुआ करेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। किस में जाएगा 16 जाएगा पी में, तो जो पी में वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी हमारी 16।
जब प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगी, आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक्स वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2, फिर क्या आएगा रेज्ड टू द पावर, एक लाइन में आएगा ऑफ वाई, वाई क्या है 4, फिर इज, फिर पी क्या आ रहा 16, तो ये हमारा आउटपुट आएगा, एक ही लाइन में आएगा। तो क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 4, पावर ऑफ 4 इज 16, तो ये हमारा वर्क करेगा। देखिए सही चल रहा है। अब हमने बताया कि स्टैक में वैल्यू जाती है वापस आती है। अब इसमें हमने अगला फंक्शन बनाया है क्या, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी बेस नंबर, यानी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये बनाया डेक टू एनी एन कॉमा बी, अब इफ एन मोर देन 0। अब यहां पर हमने क्या किया, कब ये वर्क कब तक चलता है, जब तक नंबर हमारा मोर देन 0 रहता है। जब हमारा क्वोशेंट 0 हो जाता है तो रुक जाते हैं, और जो हमारे रिमाइंडर्स आते हैं उसको उल्टा लिखते हैं। रिमाइंडर आते हैं वो क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। जो पहले आता है वो बाद में लिखते हैं, बाद में आता है पहले लिखते हैं। तो इसलिए हमें उल्टा वर्क चाहिए, इसलिए कॉल पहले करेंगे और प्रोसेस बाद में करेंगे। अभी हमने बताया आपको कि जब एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों हो, तो अगर प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है तो सीधा काम करेगा, और अगर कॉलिंग पहले है रिकर्सिव फंक्शन की और प्रोसेस बाद में है तो उल्टा काम करेगा। हमें उल्टा चाहिए, तो इसलिए हम कॉलिंग पहले करेंगे प्रोसेस बाद में करेंगे, तो उल्टा जब होगा तो सीधा हो जाएगा, मतलब उल्टा वर्क करेगा, यानी रिमाइंडर सबसे बाद में आएगा, पहले मिलेगा, पहले वाला बाद में मिलेगा। तो देखिए, तो ये है, इसीलिए हमने क्या किया, n मोर देन 0 है तो पहले फंक्शन कॉल कर लिया डिफ टू एनी n बाय बी ऑफ बी, और फिर प्रोसेस किया। अगर d मोर देन 9 है, मोर देन 9 कब होता है, जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो, तो रिमाइंडर 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी आ सकता है। तो अगर ऐसा है तो उसका करेक्टर उठाएंगे। जब 10 है तो 10 के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल A, तो 10 प्लस 55 क्या होता है 65। 65 का जब CHR फंक्शन लगेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल A बनेगा। अगर 11 आएगा तो कैपिटल B बनेगा, ऐसे करके आएगा। और मोर देन 9 नहीं होगा तो सीधे वही रिमाइंडर प्रिंट कर देंगे। तो अब इसका मेन कहाँ है, इसका मेन यहाँ तो दिख नहीं रहा आपको, इसका मेन है बिल्कुल नीचे। कहाँ है, इस फंक्शन का मेन सबसे नीचे है। तो देखिए क्या है, मेन ऑफ डेसिमल टू एनी बेस नंबर, नम क्या होगा, नम पहले इनपुट किया, नम क्या हो गया, नम मान लेते हैं हमने दिया 43, ठीक। और बेस, अब बेस कोई भी दे सकते हैं, बाइनरी करना तो 2 देंगे, ऑक्टल करना तो 8 देंगे, और हेक्साडेसिमल करना तो 16 देंगे। तो हम 16 दे देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बेस दे देते हैं 16। तो ये जब कॉल करेंगे इस फंक्शन को डिफ टू एनी, तो नम चला जाएगा n में और बेस चला जाएगा b में। तो इसका क्या, n की वैल्यू हो जाएगी 43 और b की वैल्यू हो जाएगी 16। अब यहाँ आएगा, ये कॉल करेगा फंक्शन को, n मोर देन 0 है तो ये कॉल करेगा, n बाई बी होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई बी करेगा यानी 16। तो 16 टू जा 32, यानी ये बनेगा 2। लेकिन जो ये प्रोसेस है वो प्रीवियस वैल्यू पे ही होगा। ये जो 2 वैल्यू आई n की वो अगली कॉलिंग के लिए है, लेकिन जो बचा हुआ प्रोसेस है ये प्रीवियस वैल्यू पे ही होगा। तो पहले d निकलेगा, तो d क्या निकलेगा
14 की रिमाइंडर 16 रिमाइंडर क्या आएगा, डी आएगा हमारा 11, 16 टू द 32 रिमाइंडर आएगा 11। तो अब ये 11 चेक होगा, डी मोर देन 9 है तो है, तो ये क्या बनेगा, करेक्टर बनेगा। तो 11 प्लस 55 क्या बनेगा 66, उसका करेक्टर क्या बनेगा, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, एक स्टैक बन जाएगा। अब ये समझिए, इस तरीके से समझिए कि स्टैक में ये प्रिंटिंग चली जाएगी, क्या चली जाएगी, 11 प्लस 55, 11 प्लस 55 क्या चली जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू चली जाएगी बी करेक्टर चला जाएगा। और फिर ये इंक्लूड 2 हो चुकी है अगली कॉलिंग के लिए, यहाँ चेक करेगा एन आएगा, एन मोर देन 0 है, फिर करेगा एन बाई 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये बचा प्रोसेस जो है 2 से ही होगा क्योंकि ये उसी ब्लॉक का है। तो ये क्या करेगा, डी मोर देन 9 है, नहीं है तो यह आएगा डी प्रिंट करने, तो डी को इस समय क्या है, डी को जो 2 मॉडुलस 16 करेंगे तो डी आएगा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। आप जब चेक करेगा मोर देन 0 है, नहीं है तो वापस करेगा, यहाँ वापस लौट के आएगा। इसका मतलब क्या है, अब ये क्योंकि कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो ये प्रिंट उल्टा होगा, प्रिंट क्या होगा, उल्टा होगा। क्या प्रिंट होगा, 2 पहले प्रिंट होगा, बी बाद में, तो क्या आउटपुट आएगा, जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न क्या प्रिंट होगा, आउटपुट आएगा क्या प्रिंट होगा, 2b, आउटपुट होगा 2b, यानी किसका, 43 का। तो आप सही देख चेक कर सकते हैं कि 43 अगर डेसिमल है तो उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, 2b होगा। ऐसे ही हम अगर बेस 2 दे देंगे तो बाइनरी आ जाएगी, अगर बेस 8 दे देंगे तो ऑक्टल आ जाएगा। तो एक ही फंक्शन में हम 3 काम कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कर सकते हैं इस फंक्शन में। ये फंक्शन ऐसा है कि 3 काम करेगा, डेसिमल से बाइनरी भी करेगा, डेसिमल से ऑक्टल भी करेगा और डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी करेगा। तो इस फंक्शन का मेन यहाँ नीचे है, इसका मेन कहाँ है, यहाँ है। तो जब ये कॉल होगा तो नम की वैल्यू चली जाएगी एन में और बेस की वैल्यू चली जाएगी बी में, तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम जब बेस चेंज कर देंगे, 2 दे देंगे तो बाइनरी आएगी और बेस 8 कर देंगे तो ऑक्टल आएगा। तो ये है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, उल्टा क्यों चल रहा है, पहले बी आया है फिर 2 आया है, लेकिन उल्टा प्रिंट करेगा, पहले 2 प्रिंट करेगा फिर बी प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है। तो इसी को हमने दूसरे प्रोग्राम में अच्छे से समझाया है। देखिए अब अगला क्या है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। अब हमने 2 तरीके से फंक्शन को बनाया, एक जब प्रोसेस पहले हो कॉलिंग बाद में हो, और दूसरा कॉलिंग पहले हो प्रोसेस बाद में हो, तो कैसे वर्क करेगा ये देखने के लिए एक ही ब्लॉक में देखिए प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है तो सीधा काम करेगा, और इसमें कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो उल्टा काम करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, तो इसको देख लीजिए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर लाना होता है। तो यहाँ पर पी इनिशियल वैल्यू क्या ले लिया, 1 से चलेगा, इसलिए इनिशियल वैल्यू आप पी इज 1 लेगा और फिर बदलेगा। तो देखिए मेन में क्या, एंटर नंबर, एज्यूम करिए कि हमने यहाँ पर जो नम है नम ले लिया 5 ले लिया और टेबल 1 फंक्शन कॉल किया, तो नम का किस में चला जाएगा, एन में चला जाएगा, एन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगी, क्योंकि पहली बार को हमने पी दिया ही नहीं यहाँ कॉलिंग में, तो पी पहली बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब
चेक करेगा p लेस देन और इक्वल टू 10 है, यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा n इक्वल क्या है 5, फिर इंटू, फिर p क्या है 1, फिर इक्वल, फिर p n इंटू p यानी 5, फिर क्या होगा, फिर टेबल फंक्शन कॉल होगा, टेबल 1 n वही रहेगा, p +1 हो जाएगा, p इक्वल क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर चेक करेगा p लेस देन 1 और इक्वल 1 10 है, फिर यहाँ आएगा, फिर प्रिंट करेगा 5 इंटू 2, p इक्वल 2 हो चुकी है, 2 इज इक्वल टू 10, फिर p +1 करेगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ आएगा, चेक करेगा p लेस देन इक्वल 10 है, फिर प्रिंट करेगा क्या 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, फिर ऐसे करके ये 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10 होगी, 10 तक की कंडीशन ट्रू रहेगी, तो ये ऐसे चलता जाएगा, यानी 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 प्रिंट करेगा। जैसे ही 11 होगी, 5 इंटू 1 इज इक्वल 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल 15, ऐसे करके आएगा, लास्ट में क्या आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल 50। जैसे ही 11 होगी कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स, यहाँ अंदर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, सीधा वर्क कर रहा है। हमारी टेबल आ गई 5 की, देखिए आ गई। अब ये सीधा वर्क क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस पहले है, कॉलिंग बाद में है, इसलिए सीधा काम किया, जो पी आता जा रहा है वैसे ही वर्क होता जा रहा है। लेकिन इस वाले फंक्शन में उल्टा काम होगा, देखिए कैसे होगा। यहां पर क्या हुआ, नाम इनपुट किया, नाम एज्यूम करिए यहां भी 5 हमने इनपुट कर लिया, नाम क्या है 5, जब टेबल 2 कॉल किया नम से, तो नम कहाँ चला गया, n में 5 चला गया, तो n की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू हो गई 10, p की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर चेक करेगा p मोर देन 0 है, अंदर आएगा, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होने क्या होगा, p को 1 से घटेगी, p को क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, p को क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब लेकिन ये प्रिंटिंग हमारी होगी, वो कहां चली जाएगी, स्टैक में, स्टैक में एक स्टैक बनेगा, स्टैक में पहले क्या जाएगा, p हमारा जाएगा 10 जाएगा, और फिर 9 होगा, फिर ऊपर जाएगा, 9 से चेक करेगा मोर देन 0 है, फिर अंदर आएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, लेकिन ये p की वैल्यू जो हमारी है 9 यहाँ चली जाएगी स्टैक में, और फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है, तो फिर यहाँ आएगा, फिर ये 8 चली जाएगी, और ये 7 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 चली जाएगी, फिर ये 5 हो जाएगा, यहाँ 6 चली जाएगी, फिर ये 4 हो जाएगा, यहाँ 5 चली जाएगी, फिर ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 चली जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 चली जाएगी, फिर ये 1 होगा, यहाँ 2 चली जाएगी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 चली जाएगी। अब जैसे ही 0 हो जाएगा, मोर देन 0 हो नहीं है, 0 हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, अब जितना प्रोसेस गया है स्टैक में उल्टा वापस आएगा, किससे आएगा, उल्टा वापस आएगा। तो पहले p को 1 से आएगा, ये उल्टा चलेगा, तो हमारा आउटपुट कैसे चलेगा, हमारा आउटपुट चलेगा n क्या है 5, तो 5 हमारा आउटपुट चलेगा, क्या चलेगा 5 इंटू p को क्या है 1 इज इक्वल टू 5, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, फिर 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ऐसे ही ये चलेगा
लास्ट में आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो देखिए वही टेबल आई, पहले 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 आएगा, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आएगा, फिर 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो टेबल वही आई। अब तो तरीका क्या है, इस वाले में प्रोसेस और कॉलिंग एक ही है, एक ही ब्लॉक में दोनों हैं, इसमें भी प्रोसेस और कॉलिंग दोनों एक ही ब्लॉक में है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है, इसलिए सीधा वर्क कर रहा है, तो सीधा वर्क किया। लेकिन यहाँ पर कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है, इसलिए उल्टा वर्क कर रहा है, तो स्टैक में उल्टा काम करेगा। तो स्टैक में सबसे पहले 10 जाएगा, लास्ट में जाएगा 1, तो पहले 1 से प्रिंटिंग होगी, फिर 2 से होगी, सबसे लास्ट में किससे होगी, 10 से होगी, तब भी टेबल सीधी आएगी। तो ये है हमारा तरीका। इसमें तरीका क्या है कि अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, तो अगर प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है तो सीधा वर्क करेगा। अगर कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो प्रोसेस चला जाएगा स्टैक में और उल्टा वापस आएगा, तो उल्टा वर्क करेगा, रिवर्स ऑर्डर में वर्क करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया रिकर्सन इन पाइथन। तो पहले रिकर्सन के बारे में बताया, फिर उसके केसेस बताया, बेस केस, रिकर्सिव केस, फिर हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम बताया। एग्जाम्पल प्रोग्राम में पहले हमने बेस केस निकालना बताया, कैसे बेस केस निकालते हैं, कैसे रिकर्सिव केस निकालते हैं। तो दो प्रॉब्लम का हमने बेस केस रिकर्सिव निकाल के बताया। फिर तीसरा प्रोग्राम मैंने एक बनाया, पहला बनाया मैंने a इंटू बी का, दूसरा बनाया a रेज़ पावर b का, तीसरा बनाया किस डेसिमल नंबर से किसी बेस में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तीसरा बनाया मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल, वो दो तरीके से बनाया। एक तरीका कि जब प्रोसेस पहले कॉलिंग बाद में, एक तरीका कॉलिंग पहले प्रोसेस बाद में। पहले वाले में क्या है, प्रोसेस पहले कॉलिंग बाद में, दूसरे वाले में कॉलिंग पहले प्रोसेस बाद में। तो जब ये प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है तो सीधा वर्क करेगा, इसमें कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो उल्टा वर्क करेगा। तो जब जैसी ज़रूरत होती है वैसे करते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में, इसलिए उल्टा वर्क कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए होता है, इसलिए हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले कॉलिंग करनी है तो प्रोसेस बाद में करना है। इसलिए जो रिमाइंडर बाद में आ रहा है पहले मिल रहा है, पहले वाला बाद मिलेगा तो हमें सीधा मिल जाएगा जो चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर लिख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वीडियो नए आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। अब रिकर्सन जो है हमने इसलिए पढ़ा दिया कि ये डिमांड थी कुछ लोगों की, इसलिए पढ़ा दिया, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में इनके प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इससे प्रोग्राम इजी हो जाता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।